हेलो एवरीवन, वेलकम टू डियर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड फर्स्ट ईयर मॉड्यूल 1 बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस के निमी क्वेश्चन बैंक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये वीडियो आईटीआई स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, स्पेशली उनके लिए जो आईटीआई फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं। और एक छोटा सा आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। कुछ ही दिनों के बाद मैं इस चैनल पर आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड के कंप्लीट सिलेबस कवर करूँगी और हर चैप्टर के एमसीक्यू सेपरेटली अपलोड करूँगी ताकि आप अपने प्रिपरेशन को स्टेप बाय स्टेप इजीली कर सको। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और साथ साथ आंसर ट्राई कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ टो कैप्स आर यूज टू अवॉइड क्रशिंग ऑफ फीट एट द टाइम ऑफ शिफ्टिंग इक्विपमेंट। जब भी हम कोई इक्विपमेंट को एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर रहे हैं तो हम अपने पैर को कुचलने से बचने के लिए हम किस प्रकार का टो कैप्स यूज़ करते हैं। ये टो कैप्स क्या है? ये टो कैप्स जो होते हैं ये सेफ्टी शूज़ के फ्रंट पे, जैसे कि ये जो हमारे पैर के अंगूठे होते हैं उसको सेफ रखने के लिए हम टो कैप्स यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन क्या है? स्टील टो कैप्स, प्लास्टिक टो कैप्स, रबर टो कैप्स एंड लेदर टो कैप्स। तो देखिए सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है? स्टील टो कैप्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? स्टील टो कैप। क्वेश्चन 2, हाउ द गैस एंड लिक्विफाइड गैसेस आर क्लासिफाइड। गैस और लिक्विफाइड गैसेस को फायर के किस कैटेगरी में रखा गया है? तो देखिए क्लास ए में क्या होता है? वुड, क्लॉथ, पेपर, प्लास्टिक, ये सारे क्लास ए फायर में आते हैं। एंड क्लास बी में फ्लेमेबल लिक्विड्स जैसे कि पेट्रोल, डीजल, ये सारे। एंड क्लास सी में क्या होता है? गैस एंड लिक्विफाइड गैसेस, ये सारे क्लास सी में कैटेगराइज किए गए हैं, जैसे कि एलपीजी, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे क्लास सी में। एंड क्लास डी में फ्लेमेबल मेटल्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, ये सारे क्लास डी में। तो अब करेक्ट आंसर क्या है? क्लास सी। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन 3, विच फायर एक्सटिंग्विशर इज़ यूज टू पुट ऑफ क्लास सी टाइप ऑफ फायर। क्लास सी टाइप का फायर लगा है तो आप उस आग को बुझाने के लिए किस प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे? तो फोम टाइप क्लास बी के लिए होता है, जेट ऑफ वाटर क्लास ए के लिए, एंड ड्राई पाउडर क्लास सी के लिए होता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्लास डी के लिए होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ड्राई पाउडर। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन 4, विच फायर एक्सटिंग्विशर इज़ यूज टू पुट ऑफ क्लास ए टाइप ऑफ फायर। कहीं पे क्लास ए का आग लगा है, क्लास ए टाइप का फायर लगा है, तो आप उस आग को बुझाने के लिए किस प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे? तो फोम क्लास बी के लिए होता है, जेट ऑफ वाटर क्लास ए, ड्राई पाउडर क्लास सी एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्लास डी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, जेट ऑफ वाटर। क्वेश्चन 5, व्हाट इज़ द शेप ऑफ मैंडेटरी साइंस। देखो अगर कहीं पे मैंडेटरी साइन है तो वो फॉलो करना मस्ट होता है। जैसे कि मैंडेटरी साइन में आ जाते हैं हैंड प्रोटेक्शन, हेड प्रोटेक्शन, फुट प्रोटेक्शन, तो वो फॉलो करना मस्ट होता है। और मैंडेटरी साइंस का शेप कैसा होता है? वो सर्कुलर शेप होता है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, सर्कुलर। क्वेश्चन 6, विच मेथड इज़ यूज फॉर ब्लैंकेटिंग विथ फोम टू एक्सटिंग्विश द फायर। कहीं पे आग लगा है और उस आग को बुझाने के लिए हम फोम से ब्लैंकेट कर रहे हैं, मतलब कवर कर रहे हैं वो आग को, तो वो कौन सा मेथड है? तो देखिए ऑप्शन ए, कूलिंग। कूलिंग का मतलब क्या? ठंडा करना। रिड्यूस द हीट ऑफ फायर। कहीं पे आग लगा है और आप उसको क्या कर रहे हैं? आप हीट को रिड्यूस कर रहे हैं। तो वैसे भी आप आग बुझा सकते हैं हीट को रिड्यूस करके, तो वो कौन सा प्रोसेस है? कूलिंग। एंड नेक्स्ट क्या है?
स्टार्बिंग, स्टार्बिंग का मतलब रिमूव द फ्यूल, फ्यूल मतलब जिससे आग लगा है, जैसे कि अभी कहीं पे आग लगा है क्लॉथ से या फिर लकड़ी से, तो मैं क्या करूँगी, वो जो उसका फ्यूल सप्लाई को कट कर दूँगी, जैसे कि मैं लकड़ी या जो क्लॉथ से आग लगा है मैं उसको हटा दूँगी, तो वैसे भी आग बुझ सकता है। तो वो कौन सा प्रोसेस है, स्टार्बिंग। ऑप्शन सी स्मूथरिंग, स्मूथरिंग में क्या करते हैं ना, हम जो ऑक्सीजन का सप्लाई है उसको कट कर देते हैं, तो क्या होता है, आग बुझ जाता है। एंड देन ऑप्शन डी हीटिंग, अगर कहीं पे आग लगा है आप और ज़्यादा हीट कर रहे हो, इसका मतलब वो आग बुझने वाला तो नहीं है, वो और ज़्यादा जलेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, स्मूथरिंग। क्यों, क्योंकि हम ऑक्सीजन के सप्लाई को कट कर रहे हैं। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ब्लैंकेटिंग विद द फोम, अगर कहीं पे आग लगा है और आप फोम से ब्लैंकेट कर रहे हैं, इसका मतलब आप ऐसे एक लेयर बना दिया जहाँ से ऑक्सीजन आग के पास पहुँच ही नहीं पा रहा है, तो वो क्या है, ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा है, मतलब वो स्मूथरिंग का प्रोसेस है। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, स्मूथरिंग। क्वेश्चन 7, विच मटेरियल इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इंस्ट्रूमेंट कैबिनेट्स, इंस्ट्रूमेंट कैबिनेट्स बनाने के लिए हम किस प्रकार का मटेरियल यूज़ करते हैं, क्या वो वुड का होता है, क्या वो प्लास्टिक या हार्ड रबर या सीट मेटल। सीट मेटल हम यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंट कैबिनेट बनाने के लिए, क्यों, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट मटेरियल मजबूत होता है, हीट और शॉक से बचाता है और इंस्ट्रूमेंट को सेफली कवर करके भी रखता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सीट मेटल। क्वेश्चन 8, व्हाट इज़ द शेप ऑफ वार्निंग साइन बोर्ड, अगर कहीं पे वार्निंग साइन बोर्ड है तो उसका शेप क्या होगा, उसका शेप होता है ट्रायंगुलर शेप। ओके, बट वार्निंग साइन का मतलब क्या होता है, ये साइन हमें किसी डेंजर, खतरे के बारे में पहले से वार्न करते हैं ताकि हम संभल कर काम करें और एक्सीडेंट ना हो, जैसे कि एग्जांपल में हाई वोल्टेज, टॉक्सिक मटेरियल एंड रेडिएशन एरिया, ये सब क्या है, ये सारे वार्निंग साइन हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है, ट्रायंगुलर शेप। क्वेश्चन 9, विच क्लास ऑफ फायर इज़ क्लासिफाइड इन्वॉल्विंग मेटल, फायर के किस क्लास में मेटल इन्वॉल्व है। क्लास ए में क्या था, वुड, पेपर, क्लॉथ, क्लास बी में फ्लेमेबल लिक्विड्स, क्लास सी में फ्लेमेबल गैस एंड क्लास डी में मेटल जैसे कि एल्यूमिनियम, पोटेशियम, ये सारे किस में थे, क्लास डी में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, क्लास डी। क्वेश्चन 10, विच स्टेप इज़ फॉलोड फॉर ट्रीटिंग ए पर्सन फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, अगर किसी पर्सन को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है तो आप उसके ट्रीटमेंट के लिए कौन सी स्टेप फॉलो करेंगे। ऑप्शन ए प्रोवाइड वाटर, क्या आप उसको पानी देंगे। ऑप्शन बी कीप द विक्टिम कोल्ड, क्या जिसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा है आप उसको ठंडा रखेंगे। सी कवर द विक्टिम विथ ए कॉट, विक्टिम को कवर करके रखेंगे। एंड डी मूव द विक्टिम टू ए वेंटिलेटेड प्लेस, जिसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा है क्या आप उसको वेंटिलेटेड प्लेस में लेके जाएंगे। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। जब भी किसी इंसान को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है या फिर वो सेंसलेस होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको एक वेंटिलेटेड प्लेस में लेके जाते हैं जहाँ फ्रेश एयर आ रहा हो और जो विक्टिम है वो थोड़ा फ्रेश फील करे। तो करेक्ट आंसर होगा डी। क्वेश्चन 11, व्हाट इज़ द शेप ऑफ प्रोहिबिशन साइन, अगर कहीं पे प्रोहिबिशन साइन है मतलब है क्या अलाउड नहीं है, जैसे कि नो स्मोकिंग, नो एंट्री, नो पार्किंग, ये सारे साइन प्रोहिबिशन साइन में आते हैं। तो इसका शेप कौन सा होता है, सर्कुलर शेप होता है। तो करेक्ट आंसर सर्कुलर। क्वेश्चन 12, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सेफ्टी ग्रुप साइन, ये जो सेफ्टी साइन है ये कौन से ग्रुप में आते हैं। वार्निंग साइन है, मैंडेटरी साइन है, प्रोहिबिशन साइन है और इन्फॉर्मेशन साइन है, कौन से साइन है। तो देखिए ये सारे मैंडेटरी साइन में आते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, मैंडेटरी साइन। क्वेश्चन 13, विच फैक्टर इन्फ्लुएंसेस द सेवेरिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक, मतलब कौन सा फैक्टर है जो डिसाइड करता है इलेक्ट्रिक शॉक कितना खतरनाक होगा। ऑप्शन ए वेरी लो डीसी वोल्टेज, क्या बहुत लो डीसी वोल्टेज होता है, ये डिपेंड करता है, या ड्यूरेशन ऑफ करंट पासिंग, जिस इंसान को इलेक्ट्रिक शॉक लगा उसके बॉडी से करंट कितने ड्यूरेशन तक फ्लो किया है,
या फिर कितने टाइम तक करंट उसके बॉडी से फ्लो किया है, इसके ऊपर डिपेंड करता है, या फिर लेवल ऑफ करंट इन माइक्रो एम्पियर, या करंट का लेवल माइक्रो एम्पियर में था, इसके ऊपर डिपेंड करता है, या पर्सन रिसीव द शॉक मीन्स व्यक्ति को झटका लगना, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो करेक्ट आंसर होगा बी, ड्यूरेशन ऑफ करंट पासिंग। जब किसी इंसान को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो करंट कितने ड्यूरेशन तक उसके बॉडी में फ़्लो किया, कितने ड्यूरेशन तक करंट उसके बॉडी में पास हो रहा था, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन 14, विच एंगल इज़ चेक्ड बाय ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर में हम कौन से एंगल चेक करते हैं, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री या 90 डिग्री। एक्चुअली में ट्राई स्क्वायर का शेप होता है ऐसे 90 डिग्री में, तो हम कौन से डिग्री चेक करते हैं, 90 डिग्री इज़ करेक्ट। क्वेश्चन 15, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर का हम क्यों यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए, होल्ड द स्क्रू, क्या स्क्रू को पकड़ने के लिए। ऑप्शन बी, टाइटन और लूजन स्क्रू, स्क्रू को टाइट और लूज़ करने के लिए। टाइटन और लूजन बल्ट, बल्ट को टाइट एंड लूज़ करने के लिए। और टाइटन और लूजन रिवेट्स, रिवेट्स को टाइट एंड लूज़ करने के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, स्क्रू ड्राइवर का हम यूज़ करते हैं स्क्रू को टाइट एंड लूज़ करने के लिए। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन 16, विच इज़ द मैक्सिमम साइज ऑफ ड्रिल बीट यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हैंड ड्रिल मशीन। इलेक्ट्रिकल हैंड ड्रिल मशीन में जो हम ड्रिल बीट यूज़ करते हैं उसका मैक्सिमम साइज कितना होता है। तो उसका साइज होता है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, 6.5 mm। क्वेश्चन 17, विच टूल इज़ यूज्ड फॉर सिमिंग द फ्यूनल लाइक टेपर। मतलब फ्यूनल को टेपर शेप में जोड़ने के लिए कौन सा टूल यूज होता है। तो वो है ब्लो हॉर्न स्टिक, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन 18, व्हाट इज़ इंडिकेटेड बाय द एरो मार्क्ड एक्स इन द सोइंग ऑपरेशन। ये जो सो का ऑपरेशन है इसमें जो ये इंडिकेटिंग मार्क है ये क्या इंडिकेट करता है। तो ऑप्शन ए, डायरेक्शन ऑफ कट, क्या ये मार्क डायरेक्शन ऑफ कट का है या डायरेक्शन ऑफ प्रेशर का है, या रिवर्स पोजीशन ऑफ ब्लेड, या ब्लेड का ऑपोजिट पोजीशन है, या डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ब्लेड, ब्लेड का जो मोशन है क्या ये उसका डायरेक्शन है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, डायरेक्शन ऑफ प्रेशर। ये जो एरो है ये डायरेक्शन ऑफ प्रेशर का है। क्वेश्चन 19, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ वुड रैश फाइल। जो ये वुड रैश फाइल होता है ये यूज़ किया जाता है जब हम इनिशियल स्टेज पे कोई जॉब बना रहे हैं और उसका सरफेस बहुत ज़्यादा रफ़ है तो उसको स्मूथ करने के लिए हम वुड रैश फाइल यूज़ करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रिलिमिनरी रफ वर्क। क्वेश्चन 20, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू रेस्क्यू द पर्सन इन इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट। अगर किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रिकल शॉक लग रहा है, वो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट में है, तो उसको बचाने के लिए आपका सबसे पहला स्टेप क्या होगा। ऑप्शन है ब्रेक द कॉन्टैक्ट, क्या वो जो इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है वो कॉन्टैक्ट को आप ब्रेक करेंगे। कॉल द डॉक्टर, क्या आप डॉक्टर को बुलाएंगे। स्विच ऑफ द पावर सप्लाई, आप पावर सप्लाई को ऑफ करेंगे। या पुल द पर्सन फ्रॉम इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट, जिसको इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है आप उसको खींच के बचाएंगे। तो ये लास्ट वाला तो कभी मत करना। किसी इंसान को इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है और आप उसको टच करोगे तो आपको भी इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, स्विच ऑफ पावर सप्लाई। क्वेश्चन 21, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर इलेक्ट्रिक फायर। बिजली से आग लगने का कारण क्या है। तो ऑप्शन ए है डेविएशन। डेविएशन को हम शॉर्ट सर्किट भी कहते हैं। जब करंट अपने सही पाथ से हटकर गलत जगह फ्लो करता है तो आग लग सकता है। ऑप्शन बी ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में कभी भी करंट फ्लो नहीं होता है तो वहाँ फायर लगने का कोई चांस नहीं है। एंड ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग जब सर्किट में उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा करंट फ्लो होने लगता है तो वायर गर्म हो जाते हैं, इंसुलेशन मेल्ट हो जाता है और उससे आग लगता है, उसको कहते हैं हम ओवरलोडिंग। एंड प्रॉपर अर्थिंग। प्रॉपर अर्थिंग मतलब क्या, मतलब करंट को हम ग्राउंड तक पहुंचाने के लिए प्रॉपर अर्थिंग करते हैं। और अगर
प्रॉपर अर्थिंग हुआ है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फायर लगने का कोई चांस नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ओवरलोडिंग। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन 22, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन साइन? ये जो साइन है इंफॉर्मेशन साइन के कैटेगरी में आता है। तो ये इंफॉर्मेशन साइन का एग्जैक्ट नेम क्या है? तो ऑप्शन है टॉक्सिक hazard, वेयर रेस्पिरेटरी, फर्स्ट एड पॉइंट एंड रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन। तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट एड पॉइंट। क्वेश्चन 23, विच आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मेथड टू बी अवॉइडेड टू ए पर्सन विथ एब्डोमेन इंजरी? अगर किसी पर्सन का एब्डोमेन इंजर्ड है तो हम कौन सा आर्टिफिशियल मेथड नहीं अप्लाई करेंगे उसके ऊपर? ऑप्शन ए सेफर मेथड। सेफर मेथड में क्या करते हैं, जो पर्सन को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है वो अपने सेंस में नहीं है, उसको हम पेट के बल में लेटा कर उसके पीठ के जस्ट नीचे प्रेस करते हैं कंटिन्यूसली जब तक वो खुद से सांस ना ले। तो हम क्या कर रहे हैं इस मेथड में, जो पर्सन है उसको हम पेट के बल में लेटा रहे हैं। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसका एब्डोमेन इंजर्ड है, पेट उसका इंजर्ड है, तो हम उसको पेट के बल पे हम नहीं लेटा सकते। तो आंसर ए इज़ करेक्ट। सेफर मेथड हम अवॉइड करेंगे उसके लिए। उसके अलावा हम माउथ टू नोज़ मेथड यूज़ कर सकते हैं एंड नोज़ टू माउथ मेथड यूज़ कर सकते हैं। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन क्या है, जब किसी इंसान की ब्रीथिंग रुक जाती है तब हम उसके लंग्स में हवा भेजने के लिए आर्टिफिशियल वे यूज़ करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। What is the cause of injuring at the time of lifting a load? जब हम लोड को उठाते हैं तो चोट लगने का कारण क्या है? हेवी लोड, फॉलिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज ट्रीटिंग द लोड, रॉन्ग लिफ्टिंग टेक्निक। तो ज़्यादातर हम लोग को जो लोड को उठाने का टेक्निक पता नहीं होता है, तो राइट आंसर है रॉन्ग लिफ्टिंग टेक्निक। Question 25, how the overlapping of excess sheet metal causing bulge at seam and edge is prevented? मतलब जब पतली मेटल की सीट को जोड़ा जाता है या मोड़ा जाता है तो कभी कभी ज़्यादा मेटल एक जगह जमा हो जाता है। जो मेटल एक जगह जमा हो जाता है वो जगह कभी कभी फूल जाता है, वो फूलने को कैसे रोकें? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नॉचेस। Question 26, what is the effect of electric shock at very low voltage levels or less than 40 volt? अगर किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है बहुत लो वोल्टेज लेवल में तो क्या असर होता है? तो ऑप्शन ए फेब्रिलेशन। फेब्रिलेशन का मतलब थोड़ा कांपना, मतलब मसल कॉन्टैक्ट। मसल कॉन्टैक्ट एक्चुअली ये ऑप्शन गलत है, मसल कॉन्ट्रैक्ट मतलब मांसपेशियाँ जो सिकुड़ जाते हैं। या बर्निंग ऑफ स्किन। बर्निंग ऑफ स्किन उस केस में होता है जब बहुत हाई वोल्टेज होता है तो स्किन जल जाते हैं। देन ऑप्शन डी अनप्लेजेंट टिंटलिंग सेंसेशन। अनप्लेजेंट टिंटलिंग सेंसेशन मतलब हल्का सा थोड़ा झिनझिनाहट महसूस होता है। तो बहुत बार ऐसा होता है जब आप बहुत लो वोल्टेज लेवल में किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है तो जस्ट हल्का सा थोड़ा झिनझिनाहट महसूस होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।